नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आपका स्वागत है। दक्षिण पंथ पर हम आपराधिक कहानियों का एक अलग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। प्रयत्न करेंगे कि हर हफ्ते अपराध की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सके। हमारा उद्देश्य होगा कि अपराध की इन कहानियों से शिक्षा लेते हुए आप सावधान और सतर्क हो सके। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं और कुछ आपराधिक घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनकी कहानी पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। उन्हीं कहानियों में से एक है राजस्थान अजमेर सेक्स कांड। किसी ने इसे अजमेर ब्लैकमेल कांड तो किसी ने इसे अजमेर गैंग रेप कांड कहा। कहते हैं कि यह देश का सबसे बड़ा सेक्स कांड है। साल 2023 के जनवरी में इस केस से जुड़ी हुई एक घटना घटी थी। दरअसल अजमेर सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार मदन सिंह की उसी साल हत्या कर दी गई थी। इसके लगभग 30 साल बाद 7 जनवरी 2023 को इस दिवंगत पत्रकार के 2 बेटों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया और ऐलान किया कि उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। इस पर कहानी के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि क्या है अजमेर सेक्स स्कैंडल और कैसे इस घिनौनी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और कैसे उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सजा देने की जगह उनका बचाव किया। 21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर में एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में अजमेर में चल रहे एक सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया जाता है। उस समय मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज़ चैनलों का ज़माना नहीं था। दैनिक नवज्योत में खबर छपी कि अजमेर में लंबे समय से एक सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों का एक ग्रुप स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़कियों का सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। शुरुआत में लोगों को इस खबर पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि न किसी लड़की ने खुलकर आरोप लगाए थे और न ही पुलिस में किसी ने शिकायत दी थी। इसके कुछ दिनों बाद 15 मई को फिर से एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें कुछ लड़कियों की धुंधली तस्वीरें छापी गई थी। लड़कियों की इन तस्वीरों में कुछ लोग उनके साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे थे। 2 दिनों तक लगातार ये तस्वीरें दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित हुईं और इस खबर ने अजमेर में ही नहीं पूरे राजस्थान में तूफान ला दिया। कहा जाता है कि ये खबर सामने आने के बाद तात्कालिक सीएम भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी तक हिल गई थी। हर रोज नई तस्वीरें सामने आने लगीं और इन तस्वीरों की जेरॉक्स कॉपियां भी लोगों के बीच बंटने लगी। कहा जाता है कि अजमेर कांड में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली 300 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इस गैंग रेप स्कैंडल के तार जुड़े थे अजमेर दरगाह के खादिमों से। जी हां, उसी अजमेर दरगाह के चिश्तियों ने इस कुकर्म की शुरुआत की थी और सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। किसी ने इस पाप की सजा नहीं काटी। उस पर भी बात करेंगे। कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस सेक्स स्कैंडल को चलाने वाले शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में शामिल चिश्ती परिवार के नफीस चिश्ती, सुहेल गनी चिश्ती और फारूक चिश्ती थे। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था तो नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष था। शुरुआत में कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जांच हुई और 18 आरोपित निकले, जिनमें फारूक नफीस, अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमसुद्दीन, सुहेल इत्यादि नाम शामिल थे। ये वही लोग थे जिन पर सूफी फकीर कहे जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की देखरेख की जिम्मेदारी थी। ये वही लोग थे जो खुद को चिश्ती का वंशज मानते हैं। शहर में इनका वर्चस्व ऐसा कि उन पर हाथ डालने से पहले प्रशासन को भी सोचना पड़ता है। अब आपको बताते हैं इसे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि लगभग 300 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। यह संख्या अधिक भी हो सकती है, क्योंकि शिकार लड़कियों की पूरी चेन बनाई गई थी और मनमानी की जा रही थी। मजहबी ठेकेदार के वेश में रह रहे दरिंदों के चेन में हर दिन एक नई लड़की फंस जाती थी। इनका तरीका था, किसी युवती को अपने जाल में फंसाओ, उससे संबंध बनाओ, उसकी नग्न व आपत्तिजनक तस्वीरें ले लो, फिर उसका प्रयोग करके उसकी किसी दोस्त को बुलवाने पर मजबूर करो, फिर उसके साथ ऐसा करो और फिर उसके किसी और दोस्त के साथ। यही उस गैंग का तरीका था। मीडिया में इस पर सैकड़ों रिपोर्ट्स छपी हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स में से एक में लिखा है कि उस वक्त अजमेर के डीआईजी रहे ओमेंद्र भारद्वाज ने स्वीकार किया कि आरोपित वित्तीय रूप से इतने प्रभावशाली थे और सामाजिक रूप से ऐसी पहुंच रखते थे कि पीड़िताओं को बयान देने के लिए प्रेरित करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। कोई भी पीड़िता आगे नहीं आना चाहती थी। उनका भी परिवार था, समाज था, जीवन था और ये लड़ाई उन्हें हाथी और चींटी जैसी लगती थी।
केस लड़ने, आरोपितों के खिलाफ बयान देने और पुलिस कचहरी के लफड़ों में पड़ने से अच्छा उन्होंने यही समझा कि चुप रहा जाए। इसी बात का फायदा उठाकर उनके साथ पता नहीं कितने दिनों तक दरिंदगी होती रही। कहते हैं कि अजमेर में उस समय 2 ही रेस्तरां थे। सोफिया स्कूल और सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली ज्यादातर लड़कियां यहीं जाती थी। यहीं नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती अपनी खुली जीप, एम्बेसडर और फिएट कारों में घूमते थे। पैसा, सामाजिक प्रभाव और सियासी ताकत सब कुछ उनके पास था। लड़कियों को महंगे गिफ्ट देना और रेस्तरां में खाना खिलाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ लड़कियां उनके चंगुल में इस फिल्मी दिखावे के कारण फंस चुकी थी, कुछ इसलिए फंसी क्योंकि इनकी सहेलियों ने तस्वीर बाहर आने के डर से उन्हें धोखे से उनके हवाले किया। ब्लैकमेल का खेल ऐसा था कि जब लड़कियां इन लोगों से तस्वीरों की नेगेटिव रील देने की मांग करती थीं, तो उनसे और लड़कियों से बात करवाने का दबाव बनाया जाता था। उनसे कहा जाता था कि और लड़कियों को बुलाओ तो तुम्हें नेगेटिव मिल जाएंगे। ऐसा होने के बाद नेगेटिव नहीं मिलते थे, बल्कि शिकार की लिस्ट में एक लड़की और जुड़ जाती थी। बदनामी के डर से लड़कियां चुप रहती थीं और दूसरी लड़कियों को भी मजबूरी में उनका शिकार बनवाने को राजी हो जाती थी। लड़कियां चारों तरफ से फंस चुकी थीं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जो भी इस बारे में जान जाता था वह पहले लड़कियों का फायदा उठाने की सोचता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पीड़ित लड़की ने एक पुलिस अधिकारी से पूरे मामले का खुलासा किया। लड़की को आश्वासन दिया गया कि उसकी तस्वीरें वापस कर दी जाएंगी और दोषियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद लड़कियों को ही धमकियां मिलने लगी। कहा जाने लगा कि पुलिस के पास गई तो सारी तस्वीरें और पर्चे शहर भर में बांट दिए जाएंगे, जिसके बाद फिर लड़कियां चुप हो गईं। इनमें से कई लड़कियां अपना स्कूल खत्म कर दूसरी जगहों पर चली गई, भागकर शहर बदल दिया और कईयों ने तंग आकर आत्महत्या करनी शुरू कर दी। आत्महत्या न करते तो क्या करते? हर दिन उनके साथ रेप करने वालों की तादाद बढ़ती जाती थी। इसकी भी एक वजह थी। दरअसल नफीस और फारूक समेत सारे दोषी एक कलर लैब में तस्वीरों को प्रिंट कराते थे। लैब वालों ने भी तस्वीरों के नेगेटिव और कॉपियां बनवा ली। तस्वीरें बाहर आने लगी। इतना ही नहीं, इन लड़कियों का रेप करने के बाद इनसे पैसे भी कमाए जाने लगे। वे लोग जिनके पास नेगेटिव होती पहले अपनी प्यास बुझाते, फिर इन लड़कियों को शहर के कई रसूखदार लोगों के पास भी भेजा जाने लगा। ब्लैकमेल करके पैसे भी वसूले जाने लगे। पुरुषोत्तम नाम का कलर लैब का एक कर्मचारी भी इसमें शामिल हो गया था, जिसने मुकदमा दर्ज होने के कुछ समय बाद आत्महत्या कर ली थी। अजमेर के इस पाप का खुलासा होने के बाद कई दिनों तक शहर बंद था, क्योंकि मामला 2 धर्मों के बीच का भी बन चुका था। आरोपित ज्यादातर दूसरे मजहब के थे, और कौन से मजहब के वो आपको पता है, और ज्यादातर पीड़ित लड़कियां हिंदू थीं। लोग सड़क पर उतर गए थे और प्रदर्शन चालू हो गया था। मामला कोर्ट में गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गए। कुछ लड़कियां जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद जब जांच होती तब पता चलता कि वो लड़की भी अजमेर सेक्स कांड में फंस चुकी थी। कुछ लोगों का तो कहना है कि यदि लड़कियों की आत्महत्या नहीं होती तो मामला कभी भी बाहर नहीं आता। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि दूसरे शहर के रहने वाले अपने बेटों का रिश्ता अजमेर की बेटियों से नहीं करना चाहते थे। विवाह फिक्स होने के बाद वर पक्ष के लोग उस अखबार के दफ्तर तक पहुंचने लगे जिस अखबार ने इस पूरे सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया था। वे तस्वीरें लेकर आते और पूछते कि उनकी होने वाली पत्नी सेक्स कांड की पीड़िता तो नहीं है। इस केस पर काम करने वाले पत्रकार मदन सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। मदन सिंह ही लड़कियों की धुंधली तस्वीर अखबार में छाप रहे थे ताकि उनकी स्टोरी पर लोगों को भरोसा हो सके। उन पर जानलेवा हमला हुआ। घायल मदन सिंह को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, सवाई सिंह और कई लोगों पर हमले का आरोप लगाया। अस्पताल में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हीं के बेटे ने 30 साल बाद पिता की हत्या का बदला लेने की बात कहकर सवाई सिंह की हत्या की थी, वही 7 जनवरी को, जिसके बारे में हम शुरुआत में आपसे बात कर चुके हैं। सवाल है कि जब इतनी सच्चाई मीडिया में आ चुकी है और अब लोगों को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है तो दोषियों को सजा किस हद तक हुई, यह भी जान लीजिए। 30-32 सालों से केस चल रहा है। कई पीड़िताएं अपने बयानों से भी मुकर गई हैं। कईयों की शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं। 30 साल में आखिर क्या नहीं बदल जाता। कुछ ने केस से नाता तोड़ लिया तो कुछ नहीं रही। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए थे, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर गई। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दी। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था।
2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पर्याप्त सजा काट चुका है। 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपितों को भी जमानत मिल गई थी। वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सका। नफीस और फारूक चिश्ती आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं और भरपूर इज्जत पाते हैं। तो यह है अजमेर सेक्स ब्लैकमेल स्कैंडल कांड की पूरी कहानी। आशा है आपको पसंद नहीं आई होगी। वैसी कहानी भी नहीं है जिसे पसंद किया जा सके, परंतु यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दें, जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं। बने रहने के लिए आभार।